हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और आज की जो सच्ची घटना आप सभी को मैं सुनाने वाली हूँ वो रांची की है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर बार भी छोड़ देते हैं। हर घर में बच्चे होते हैं और उनके भविष्य के लिए माता पिता को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ऐसी ही एक फैमिली की कर रही हूँ जो अपने बच्चों के खातिर अपने खुद के शहर को छोड़ करके झारखंड में जाकर बसते हैं और अपने बच्चे की परवरिश के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए लगातार उनके साथ रह करके, उनको ध्यान दे करके एक उज्जवल भविष्य की कामना करने लगते हैं। लेकिन इस परिवार में एक दिन एक ऐसा हादसा होता है जिसमें दो लोगों की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है और जो माँ थी वो भी ऐसी कंडीशन में, ऐसी अवस्था में मिली थी पुलिस वालों को, जो बिल्कुल मौत की दहलीज पे ही खड़ी थी। उसकी मौत कभी भी हो सकती थी और ये कहानी, ये स्टोरी, ये केस सुन करके आपकी भी रुएं सिहर जाएंगे। ये कहानी आपका सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं और बच्चों को अगर ठीक तरह से ध्यान ना दिया जाए तो किस तरह से कौन सी घटना बहुत भयानक रूप ले सकती है वो आज की कहानी को सुनने के बाद समझ में आता है। तो रांची में एक जगह है पांड्रा नाम का, और पांड्रा में ही एक जगह जनक नगर है जहाँ की ये वारदात है, ये घटना है। यहाँ पे ओझा मार्केट करके एक प्लेस है जहाँ पे इस फैमिली का रहने का ठिकाना था। 18 जून 2022 को सुबह सुबह 5 बजे एक इंसान, एक व्यक्ति टहलने के लिए कॉलोनी में निकलता है और वो जब इस घर के सामने आता है जो ओझा मार्केट में था, तब उसे गेट से बाहर खून के कुछ बूंदे, खून की कुछ ऐसी बहाव नजर आती है आती हुई दरवाजे के नीचे से, जिसे देख करके वो सहम जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि ये खून है कि रंग है। झांकने की कोशिश करता है घर के अंदर, लेकिन उसको फिर भी कुछ ना ही आवाजें आती हैं, ना ही कुछ पता लगता है कि आखिर ये खून है तो है किसका और कैसे बाहर आ रहा है। लगातार वो इंसान इस घर के ही बाहर खड़ा होता है। उसके बाद कुछ लोग उसे देखते हैं कि काफी देर से ये यहाँ पे खड़ा है और कुछ परेशान जैसा दिख रहा है। तब उसके पास आकर उस परेशानी को जानने की कोशिश करते हैं। तब वो आदमी कहता है कि इस घर के गेट के नीचे से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है और इस घर के अंदर से कोई आवाजें भी नहीं आ रही हैं। उसके बाद लोगों को भी शक होता है और बिना गेट को खोले हुए लोग तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना कर देते हैं। जब थाना प्रभारी मौके पे आते हैं अपने पूरे टीम के साथ, तो उसके बाद दरवाजे को खोला जाता है और दरवाजा जो कि बाहर से लॉक था, तो लॉक को तोड़ करके दरवाजे के अंदर सारे ही लोग जब जाते हैं तो उस घर का माहौल, दृश्य देखकर सबके रोए खड़े हो जाते हैं। दरअसल सामने ही एक औरत की ऐसी अवस्था में बॉडी पड़ी हुई थी जो कि ना ही जिंदा थी और ना ही मरी हुई थी। इस औरत का नाम होता है चंदा देवी। चंदा देवी की आयु 40 वर्ष थी और चंदा देवी इस तरह से इस घर की मुखिया थी क्योंकि इस घर के जो चंदा देवी के पति थे वो रांची में नहीं रहते थे, वो अबू धाबी में रहते थे और अपने काम काज के सिलसिले में वहां नौकरी करते थे। पैसे कमाकर परिवार को भेजते थे ताकि इस परिवार में पलने वाले एक बेटा और एक बेटी की अच्छी भविष्य बन सके। जो ये परिवार था जिसके मुखिया थे, जो अबू धाबी रहते थे, उनका नाम है संजीव कुमार। अब जब चंदा देवी इस हालत में वहां से बरामद होती है तो पुलिस इस घर की थोड़ी छानबीन करना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस थोड़ा सा आगे बढ़ती है इस घर में, वैसे ही जीने के पास यानी सीढ़ियों के पास एक लड़का और एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। और ये जो लड़की थी ये 12वीं की स्टूडेंट होती है और ये चंदा देवी की बेटी होती है। 17 साल की थी, श्वेता सिंह नाम था, और जो बेटा था उसका नाम था पवन कुमार, जिसको प्यार से ओम भी बोलते थे घर में, और ये 14 वर्ष का था जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था। ये दोनों ही बच्चे डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट थे और दोनों ही की डेड बॉडी कुछ ऐसी अवस्था में थी जिनके शरीर पे काफी ज्यादा चोट के निशान थे और उनके शरीर से खून लगातार बह रहा था। अब तीनों ही लोगों को, जो इस घर में एक बेटा और एक बेटी की हत्या हुई थी और उनकी माँ जो चंदा देवी थी, इनको नजदीकी
हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 2 लोगों की पोस्टमार्टम होती है और एक ऐसी नाजुक अवस्था में आईसीयू में भर्ती होती है जो कि ना कुछ बोलने की हालत में थी, ना ही कुछ सुनने की हालत में थी। इनको जो भर्ती कराया जाता है वो होता है राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान में और यहाँ पे इनकी हालत लगातार गंभीर बताई जाती है। इसके बाद तुरंत ही खबर पहुंचाया जाता है अबू धाबी में बैठे संजीव कुमार जी को और उनको अवगत कराया जाता है कि उनके परिवार में ऐसी घटना घट चुकी है। संजीव कुमार तुरंत ही तो नहीं आ सकते थे रांची, इस वजह से पुलिसिया पूछताछ में संजीव कुमार से पूछा जाता है कि क्या आपका कोई दुश्मन था। संजीव कुमार इस चीज के लिए बिल्कुल डिनाई करते हैं कि नहीं, उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। लेकिन फिर एक सवाल होता है कि इस परिवार को इस तरह से इस हालत में पहुंचाने वाला गुनाहगार कौन है। तो संजीव कुमार जी एक नाम लेते हैं और ये जो नाम लेते हैं ये अर्पित नाम के एक लड़के का होता है जो कि 19 साल का था और जो इसी कॉलोनी के पास का रहने वाला था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस लड़के का पता लगाया जाए, ये लड़का कहाँ पे मिल पाएगा, इसका घर कहाँ है, इन सभी चीजों के बारे में छानबीन शुरू हो जाती है। लड़का कुछ दिन तो नहीं मिलता है क्योंकि ये जो घटना थी ये 18 जून 2022 की थी। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पुलिस लगातार इस लड़के को ढूंढती रहती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूं कि ये जो फैमिली है ये ओरिजिनली बिहार की थी और झारखंड में अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बसी थी। इनका जो पैतृक जो घर है, पुराना जो घर है वो बिहार में है और बिहार के सूरन दावत की इटवा कोवत इस नाम के जगह पे इनका घर था, लेकिन कुछ सालों पहले ही शिफ्ट हुए थे झारखंड में। अब इस लड़के को लगातार पुलिस ढूंढती रहती है, पता लगाती है, तमाम जगहों पे छापेमारी शुरू हो जाती है। लगभग 26 जून 2022 को पुलिस की जो पड़ताल थी वो रंग लाती है और इस लड़के को, अर्पित को ढूंढकर पकड़ लिया जाता है। अब अर्पित से लगातार पुलिसिया कार्रवाई शुरू होती है और पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। शुरुआत में अर्पित टूटता नहीं है, लेकिन बाद में जब पुलिस थोड़ी सख्ती से पेश आती है तो अर्पित अपना मुंह खोलता है और जब उसका मुंह खुलता है तो हर कोई दंग था इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे की कहानी को सुनकर। अब अर्पित ये बताता है कि जो इस घर में रहने वाली बेटी थी जो कि 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी, श्वेता सिंह, इससे इसका प्रेम प्रसंग था। दोनों ही साथ में पढ़ते थे लेकिन दोनों ही कब प्रेम में आ गए ये पता भी नहीं चला और प्रेम कब परवान चढ़ जाता है ये भी उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और श्वेता से लगातार ये लड़का मिलना शुरू कर देता है, बाहर भी मिलता था, लेकिन अब इन दोनों के बीच आलम ऐसा था कि ये दोनों अलग अलग रह नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से छुपते छुपाते ये लड़का जो अर्पित था वो श्वेता के घर पे किसी भी तरह से रात को जब सब लोग सो जाते थे तब घुस जाया करता था और अपने मन मुताबिक जितना समय होता था वो श्वेता के साथ बिताया करता था। और इतना ही नहीं, दोनों के बीच पति पत्नी जैसे संबंध भी, शारीरिक संबंध बनने शुरू हो गए थे। ये जो वारदात है ये 18 जून की है। 18 जून की रात में ही, मतलब कि 17 जून को ही रात में ये लड़का, जब माँ सो गई थी और बेटा भी सो गया था जो कि इसका भाई होता है, वो प्रवीण कुमार सो जाता है और माँ जो होती है वो भी सो जाती है अपने अपने कमरों में जाकर के। तो श्वेता जो होती है अब अपने बॉयफ्रेंड को चुपके से घर में बुला लेती है और काफी देर उसके साथ समय बिताती है और शारीरिक संबंध बनाने लगती है। उस दिन क्योंकि इनके लिए काफी आम बात थी, कई महीनों से ये काम चल रहा था, इनको लगा भी नहीं था कि घर परिवार में किसी को भनक लगेगा, क्योंकि जनरली इनकी जो माँ थी वो रात में उठती नहीं थी। लेकिन उस दिन जो माँ होती है श्वेता की, उनकी नींद खुल जाती है और वो उठ करके बेटी के कमरे में आने की कोशिश करती हैं क्योंकि उसका दरवाजा पूरे ठीक तरीके से लगा हुआ नहीं था। बेटी को जैसे ही वो कमरे के अंदर देखती हैं एक ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में बिस्तर पे कि उनकी पैरों से जमीन खिसक जाती हैं। वो आग बबूला होकर रूम के अंदर आती हैं और उस लड़के को जो अर्पित है उसको लगातार थप्पड़ों से
मारना शुरू कर देती हैं। अर्पित भी अब जवाबी रूप में उसकी मां से हाथापाई करना श्वेता की मां से शुरू कर देता है और दोनों के बीच झगड़े का आलम कुछ ऐसे बढ़ जाता है कि अब अर्पित किचन के फ्रिज के ऊपर रखी हुई एक चाकू से, धारदार चाकू से लगातार श्वेता की मां पे वार करना शुरू कर देता है। जब चंद्रा देवी के शरीर पे कट लगने शुरू हो जाते हैं तो चंदा देवी चीखने लगती है और अपने बेटे को बुलाने लगती है। बेटा मां की आवाज सुन करके प्रवीण कुमार तुरंत ही उस रूम में आ जाता है और अब अपनी मां को बचाने के लिए प्रवीण भी अर्पित से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अर्पित के आंखों में कुछ ऐसे खून उतर चुका था कि वो आओ देखता है न ताओ देखता है। पहले वो श्वेता की मां को मारता है और वो फर्श पे गिर जाती हैं, ना मरी थी ना जिंदा थी, ऐसी अवस्था में होती है। अब इसका जो अर्पित है इसका पूरा ध्यान श्वेता के भाई पे होता है और अब ये इससे भी रास्ते से हटाने की कोशिश में जुट जाता है और इस पे भी लगातार चाकुओं से हमला शुरू कर देता है। कुछ ही समय में प्रवीण कुमार भी मौत के मुंह में समा जाता है और वो भी फर्श पे बिल्कुल बेसुध गिर जाता है। अब जब ये सारी ही चीजें श्वेता देख रही थी तो लगातार वो अर्पित को मनाने की और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसका खुद का भाई और माँ ऐसी हालत में उसको दिखने लगते हैं तब वो आग बबूला होकर के कुछ भी उसके अर्पित को बोलना शुरू करती है, उल्टा सीधा, और लड़ना शुरू करती है। वो अपने माँ और भाई को लेकर के काफ़ी सारी बातें उसको बोलने लगती है, जिसकी वजह से अर्पित का ईगो और हर्ट हो जाता है और फिर अब वो अपनी ही प्रेमिका के ऊपर वार पे वार करना शुरू करता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। कहानी पुलिस के सामने आती है तो 27 जून को एसपी अंशुमन कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस लड़के के द्वारा जो इसकी बताई गई घटना की कहानी थी और इसके जो आरोप थे और इसकी जो पूरी कहानी थी, इसकी संज्ञान तमाम मीडिया रिपोर्टर्स को देते हैं और इस आरोपी ने अपना आरोप कबूल भी किया था, इसकी जानकारी देते हैं। लड़के को तुरंत ही अरेस्ट किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। चंदा देवी की इलाज चलती रहती हैं और कुछ दिन में रिकवर होने लगती हैं, लेकिन इस कहानी को सुन करके वाकई ही रोए कांप उठते हैं कि जब किसी भी बच्चे पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान, मतलब कि माता पिता ध्यान तो रखते हैं लेकिन फिर भी उनको हर एक कदम पे समझाना, उनकी गतिविधियों को देखना, ये आज के ज़माने में कितना ज़रूरी हो गया है। अगर आपने हल्की सी नज़र हटाई तो दुर्घटना जरूर घटने वाली है। ये आज का माहौल है। बच्चे को छोटी छोटी सी चीज़ों पे रोक टोक करने पे आजकल बहुत ज़्यादा भयानक रूप से उनकी प्रतिक्रियाएं और कई सारे ऐसे खबर भी सुनाई देती हैं कि अगर मोबाइल नहीं चलाने दिया तो किसी ने अपनी माँ को मार दिया, और ऐसी कई सारी घटनाएं आमतौर पे आज के डेट में होती ही आ रही हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी बेचैन करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं आपको बस जागरूक करना चाहती हूं कि अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि आप देखते हैं तो शुरुआती रूप से ही, शुरुआती दौर में ही आप इन चीज़ों को जितना हो सके रोकने की कोशिश करिए, क्योंकि जब हाथ से बात आगे निकल जाती है तो फिर वो चीज़ संभलती नहीं है। दरअसल ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हर बच्चे को भी अपने माता पिता की भावनाओं को समझना चाहिए और अपने लक्ष्मण रेखा में रहते हुए ही काम करना चाहिए। छोटे छोटे से बच्चे एज के होते हैं, वो अपने पैरों पे भी खड़े नहीं होते हैं और इस तरह की गंभीर जो डिसीजंस होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के वो लेने लग जाते हैं। पति पत्नी का संबंध बनाना, उसके बाद की जिम्मेदारी उठाना एक बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन ये सही समय पे, सही उम्र पे माता पिता के स्वीकृति के साथ हो तो इसका अंजाम भी बहुत बेहतर होता है। ये आजकल के बच्चे को जरूर समझना चाहिए और हमारी भी दायित्व है कि हम उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहें, काउंसलिंग उनकी समय समय पे करते रहें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि कहानी आपको जो भी मैं सुना रही हूँ वो आपको पसंद आती होगी। कहानी अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए और आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मेरा नाम पूजा है। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।